अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अपने एमडी कैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, मंजिल सीरीज के एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मैं और मेरी टीम आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हाजिर है। मेरा बेटा, आपको जो ये वन शॉट लेक्चर की सीरीज दी जा रही है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आप किस तरह से उठा सकते हैं। नंबर एक, लेक्चर को तरीके से फोकस के साथ सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ करके तमीज से देखो एक सेटिंग में। लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिन क्वेश्चन को टीचर दौरान लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं उनको देखो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जितने ऐसे दोस्त हैं जिनका आपको पता है कि उनका बैकलॉग जमा होता जा रहा है और उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, उनको लाजमी इन वन शॉट लेक्चर्स को देखने के लिए रिकमेंड करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। साथ ही साथ मैंने मेक श्योर किया है कि मैं और मेरी टीम के जितने टीम मेंबर्स हैं वो आपको इस वन शॉट लेक्चर में हर वो चीज कवर कराएं जो पीएमडीसी का एमडी कैट क्रैक करने के लिए जरूरी है। ना तो पीएमडीसी के सिलेबस से बाहर जाके कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, ना पीएमडीसी के सिलेबस में रहते हुए कोई चीज कम की जाए। तो ये जो वन शॉट लेक्चर हैं, ये आइडियल, डेडिकेटेड, टारगेट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं एमडी कैट 2026 को क्रैक करने के लिए। मेरा बेटा, ये वही पूरी की पूरी टीचिंग टीम है जिसने जस्ट लास्ट ईयर 2025 में 220 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे हैं इस फिजिकोमैटिक्स के प्लेटफॉर्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अगर मैं आपको शो करूंगा तो मेरे बच्चे, ये सारे के सारे वो रिजल्ट्स हैं जो इसी टीम ने प्रोड्यूस किए हैं, जो आपको मंजिल सीरीज के अंदर वन शॉट लेक्चर्स दे रही है। आप देखोगे तो इसके अंदर आपको जैसे ये सैयद महमूद नजर आ रहा है जिसकी सिंध के अंदर पहली पोजीशन थी, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। दादू में पोजीशन, मिटियारी की पोजीशन, सांगड़, सखर, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, ये सारी पोजीशंस आपको नजर आएंगी physicomatic.com के रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर। उमरकोट, कराची, नौशहरो फिरोज, सांगड़, लाइन से मेरा बेटा आप देखते चले जाओगे। ये टोटल आपके पास कोई 200 के करीब डॉक्टर्स हैं, 220 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी आपको तस्वीरें यहां पे नजर आ रही होंगी। तो मेरे बच्चे, यही पूरी टीम आपको भी एमडी कैट की प्रिपरेशन करा रही है और जिस तरह से आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन कराई जानी चाहिए बिल्कुल वैसे ही आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। तो अब आपके पास कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि हमारे एमडी कैट के अंदर अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। तो उम्मीद है आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करोगे और बहुत अच्छा एमडी कैट का स्कोर लेकर आओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड्स। गैसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड्स के हवाले से चंद बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं, चंद चीज़ें जो आप पहले ही आप जानते हैं, लेकिन ज़रा इसको जहन में एक दफ़ा दोहराइएगा और जहन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं। ज़ाहिर है न्यूमेरिकल पार्ट्स इस चैप्टर में नहीं है, इधर ज़्यादातर फैक्चुअल बातें हैं, ठीक है, या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इधर न्यूमेरिकल पार्ट आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के अंदर आपने चंद बातें जो याद रखनी है कि लिक्विड्स जो हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और डेफिनेट शेप नहीं होती और इनका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। ये आपको पता ही है कि लिक्विड जिस कंटेनर में जाएगा उसी की शेप इख्तियार कर लेगा। बॉटल में जाएगा, बॉटल की शेप, बाल्टी में जाएगा, बाल्टी की शेप, ग्लास में जाएगा, ग्लास की शेप, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अच्छा जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन में होते हैं। कंपैरेटिवली टू गैसेस मोशन डेफिनेटली कम होती है, लेकिन मोशन होती है। अच्छा, एवोपरेशन और डिफ्यूजन जो होती है लिक्विड्स के अंदर, क्योंकि डिफ्यूजन का फिनोमेना लिक्विड्स में काफ़ी स्लो होता है गैसेस के मुकाबले में,
ठीक है, एवेपोरेशन और डिफ्यूजन का फिनोमेना इसी रीजन की वजह से होता है। डेंसिटीज आर मच ग्रेटर देन गैसेस बट क्लोजर टू सॉलिड्स। अच्छा, एवेपोरेशन के अंदर एक बात और याद रखिएगा, एवेपोरेशन करवाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड्स के, वो अगर एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करें तो फिर उसकी वजह से एवेपोरेशन होती है, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेंसिटीज आर मच ग्रेटर देन गैसेस बट क्लोजर टू सॉलिड्स। गैसेस से काफी ज्यादा होती हैं और सॉलिड्स के करीब करीब होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है भाई? एक मॉलिक्यूल और एक और मॉलिक्यूल लिक्विड का, इसके दरमियान जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैसेस में ये स्पेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर ये स्पेस बहुत कम होती है, बल्कि कहा जाता है नेग्लिजिबल होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस, और सॉलिड से जो होती हैं वो कम होती हैं, तो इंटरमीडिएट कहते हैं। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गैसेस के मुकाबले में कम होती है, सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होती है। अच्छा भाई, लिक्विड्स जब किसी कंटेनर में होते हैं तो वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं? तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक टर्म और यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे मिसाल के तौर पर HCl का मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल जो है इसके दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो ये जो फोर्स है विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्स है, विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्स मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मिसाल के तौर पर विद इन द पर्सन, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा हाथ मेरे कंधों से जुड़ा हुआ है, मेरा जो सर है मेरी गर्दन से जुड़ा हुआ है, ये विद इन द बॉन्डिंग है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। और इसी तरीके से मैं अगर किसी शख्स से हाथ मिलाता हूं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के दरमियान ये जो हैंड शेक है, एक अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है जिससे एक दूसरे मॉलिक्यूल ने इंटरैक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, ये फोर्सेस कंपैरेटिवली टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल जो उसके मुकाबले में ये वीक होती हैं, और ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान या आइटम्स के दरमियान मौजूद होती हैं। The forces between the molecules is much weaker than the forces within the molecules. Such forces are called, ये जो intermolecular forces हैं इनको जनरली क्या कहा जाता है? Van der Waals forces. Intermolecular forces, molecule से molecule के दरमियान जो forces है इनको Van der Waals forces भी कहा जाता है। अच्छा जी, इनमें से कुछ मौजूद हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, आयन डाइपोल फोर्सेस होती है, ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसी तरीके से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर किस किस्म की है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की, तो वो इतनी किस्म की हो सकती हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल दो पोल। भाई HCl का मॉलिक्यूल है, हमें पता है क्लोरीन इज मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब इस HCl के मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब जाहिर है एक कंटेनर में लिक्विड है तो सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? सारे मॉलिक्यूल्स उसी लिक्विड के होंगे। अब HCl के दरमियान जो है एक इंटरैक्शन डेवलप होगा। एक और HCl का मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसकी वजह से होगा क्या कि इसका पार्शियल नेगेटिव और इसके पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान क्या डेवलप होगी? अट्रैक्शन डेवलप होगी। ये भी एक डाइपोल है, ये भी डाइपोलर मॉलिक्यूल है। तो डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरैक्शन डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। The strength of these depends upon the electronegativity difference and the distance between the molecules. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है, डाइपोल
dipole force is inversely related to distance between the molecules. मिसाल के तौर पर गैसेस में डिस्टेंस ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इनमें ये जो फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं लिक्विड्स के अंदर, क्योंकि करीब करीब होते हैं, इस वजह से ये लिक्विड्स के अंदर फोर्सेस स्ट्रांग पाई जाती हैं। इसकी एग्जांपल है HCl, एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। डाइपोल फोर्सेस के हवाले से, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जहां पर थर्म हीट्स की एसोसिएशन है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन, ये सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, हीट से रिलेटेड है। अगर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो इनकी वैल्यूज भी ज्यादा होगी। तो डाइपोल फोर्सेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। डाइपोल फोर्सेस जितनी स्ट्रांग, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। डाइपोल फोर्सेस अगर बढ़ेंगी तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वैल्यू ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड इंडक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इंड्यूस्ड को समझते हैं भाई, आप अक्सर बचपन में गेम खेलते होंगे, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट में एक जो है वो पिन या कील जोड़ दी, फिर एक कील से, उस कील से एक और कील हैंग कर दी, तो वो जो पीछे वाली कील है वो भी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करने लगती है। तो इस मैग्नेट ने इस वाली कील के अंदर मैग्नेट इंड्यूस कर दी, वो मैग्नेट नहीं बनी है लेकिन इंड्यूस कर दी है। तो कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होता है इधर। अच्छा, ये किस किस्म के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है? ये होता है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड्स के दरमियान। यानी कि दो लिक्विड्स मिक्स हो रहे हैं जिसमें से एक लिक्विड पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। मिसाल के तौर पर वाटर पोलर है, वाटर के अंदर आप ऑक्सीजन मिक्स कर दें। इसी तरीके से टिंचर का नाम सुना होगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। इथेनॉल पोलर है, वो बनता कैसे है? इथेनॉल में आयोडीन डाला जाता है, ठीक है। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो बहरहाल होता क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी डेवलप है, पोलराइजेशन है, पॉजिटिव एक जगह, नेगेटिव एक जगह, जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है तो इसको भी पोलराइज कर देता है। भाई जाहिर है इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब इसका पॉजिटिव इसकी तरफ आएगा तो नेगेटिव एक तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव एक तरफ चला जाएगा। तो इस पोलर मॉलिक्यूल ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस्ड कर दी। That's why it is called as dipole induced। जब इसमें इंड्यूस करेगा तो ये भी डाइपोल हो जाएगा। तो ये तो परमानेंट डाइपोल है, ठीक है, ये परमानेंट डाइपोलर मॉलिक्यूल है। और ये जो है इंड्यूस्ड हुआ है, इसमें इंड्यूस कराएंगे तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इनके दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होंगी वो कौन सी होंगी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बेसिकली एक इंस्टेंट के लिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर हैं, ये किन में पाई जाती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। भाई डाइपोल फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पोलर और नॉन पोलर के दरमियान, और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ये पाई जाती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। मिसाल के तौर पर ये हीलियम का एटम है। अब हीलियम का लिक्विड है, बल्कि हीलियम का लिक्विड है। अब जाहिर है उस कंटेनर में सारे हीलियम के एटम मौजूद होंगे, नॉन पोलर है।
अब हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, जाहिर है और भी हीलियम के एटम्स मौजूद होंगे। अब ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ गुजारा करेंगे कि जैसे ही हीलियम के एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो इसका नेगेटिव है और इसका नेगेटिव है, इसकी वजह से इनमें रिपल्जन होगी। तो होगा क्या, इसका नेगेटिव एक तरफ चला जाएगा, इसका पॉजिटिव एक तरफ चला जाएगा। इसमें फॉर अ मोमेंट पोलैरिटी आ जाएगी और प्रोटॉन एक तरफ चले जाए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले। अब ये पोलराइज हो गया तो इसकी वजह से इसके ऊपर भी पोलराइजेशन आ जाएगी, ये इसमें इंड्यूस्ड करेगा। ठीक है, तो जब ये इसमें इंड्यूस करेगा, इसका पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका पॉजिटिव दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इसके अंदर भी इंड्यूस्ड हो गई। ये भी टेम्परेरी है और ये भी टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी फॉर्म हुआ, ये करीब आया और जब इसमें पोलराइजेशन आई तो इसमें इसने पोलराइजेशन इंड्यूस करवा दी। तो ये कहलाती हैं इंस्टेंटेनियस फॉर अ मोमेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जिन्हें हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्पर्स हो जाते हैं, प्रोटॉन एक तरफ चला जाता है, न्यूक्लियस का सारा पार्ट एक तरफ चला जाता है और इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला जाता है, जिसके अंदर वजह से इसमें पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये कहलाती हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये हीलियम के अंदर लिक्विड हीलियम, आपका ब्रोमीन लिक्विड इसके अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन सॉलिड इसमें भी पाई जाएंगी। Such forces are present between non-polar molecules. Such forces are present among helium, neon, argon, chlorine, non-polar है, मीथेन गैस non-polar है। These forces depends upon, 2 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। भाई देखें, क्योंकि डिस्पर्जन पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेबिलिटी होगी, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा। अब किसी एटम का साइज जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ जाना है और जो आपके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को एक तरफ जाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर बड़ी जगह होगी तो क्राउड को मूव करने में आसानी होगी एक जगह से दूसरी जगह। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा बड़ा एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ एक जगह और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो एक जगह चला जाएगा। लेकिन अगर छोटा सा एटम है, छोटी सी जगह पे मूव करने में बड़ी दुश्वारी होती है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होंगी। लंडन डिस्पर्जन forces is directly related to size of molecules. Size of molecule जितना बड़ा, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी ही स्ट्रांग होगी। अच्छा जी, दूसरी चीज जो दूसरा फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स कितने मौजूद हैं। जितने ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होंगी। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात हो रही है डेफिनेटली। For example, the boiling point of saturated hydrocarbons, the molecule with a larger chain experiences strong and attractive forces. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो चार कार्बन पर मुश्तमिल है और एक मॉलिक्यूल है जो 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होने की वजह से इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगी। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होंगी। अच्छा, ये भी एक चीज इसमें ध्यान में रखिएगा साथ साथ। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट हाइड्रोकार्बन्स विद हाई मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। उनकी जो फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। हाइड्रोकार्बन ज़ाहिर नॉन पोलर होते हैं, तो कौन सी फोर्सेस होंगी उनमें? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही होती है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके बाद डाइपोल होती हैं और उनसे कम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं।
अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए चंद बातें याद रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहली चीज तो एक बंदा जो लाजमी मौजूद होना चाहिए वो है हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ध्यान में रहे। दूसरा बंदा जो होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनमें यह भी याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चंद शर्तें हैं जो लाजमी मौजूद होनी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल को अगर दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है। इसमें अहम बात ये अक्सर पूछ ली जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से जाहिर है अमंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो ये स्ट्रांग है, लेकिन बाकी जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये 20 गुना जो होता है कमजोर होता है, यानी कि ये 20 गुना हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर जैसे हम वाटर की एग्जांपल लें, वाटर की एग्जांपल में हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन लोन पेयर होने की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, उस पर भी ऐसे ही होगा कि containing lone pair of electron, partial positive हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव। एक और मॉलिक्यूल इसी तरीके से बना सकते हैं आप। तो होगा क्या, इस पार्शियल पॉजिटिव और इस पार्शियल नेगेटिव के दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप होगी, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तरह, बिल्कुल इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन इसमें कुछ शराइत हैं जो मैंने आपको बताई है। अगर वो शराइत पूरी हो रही है तो डेफिनेटली वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन लाजमी होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं HCl में भी तो था, ओके, उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। HCl में नहीं था, तो HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा बल्कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर रहा है, सिर्फ डाइपोल डाइपोल। इसे स्पेशली इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्पेशली कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसमें स्पेशलिटी ये है क्योंकि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इट्स समवॉट लाइक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये थोड़ा सा इस हाइड्रोजन बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। तो बिल्कुल ये बिहेवियर आ जाता है जिसकी वजह से एक एडिशनल फोर्स इसके ऊपर बन जाती है। दैट्स वाई ये बाकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जैसे HCl में मौजूद है उससे जरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में पाया जा सकता है, जैसे NH3 में पाया जाएगा। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो एक NH3 का मॉलिक्यूल, दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल, तो इसका नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा। इसी तरीके से ये एसीटोन है, ये एसीटोन है और ये आपका क्लोरोफॉर्म है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का अगर इनको दोनों को मिक्स किया जाए तो एसीटोन का ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन, इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप होगी। दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल आपको मालूम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर वाटर जो है, वाटर ऑन एवरेज can form 2
हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है ऑन एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे भाई, देखिए वाटर का मॉलिक्यूल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक और वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक और वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। वाटर का मॉलिक्यूल, अच्छा जी। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा क्या, इसका नेगेटिव इससे अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से। तो अगर आप देखें एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑन द एवरेज अगर हम बात करें तो भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ यही बना रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको ऐसे ले लें कि जब आप 2 लोग हाथ मिलाते हैं तो क्या हाथ एक ही बंदा मिला रहा होता है, दूसरे का भी पार्ट होता है, जाहिर है एक हाथ उसका होता है, एक हाथ आपका होता है। तो इसका 50% काउंट होगा, हाफ हाफ। तो ओवरऑल ऑन द एवरेज देखें तो इसके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से HF on average can form 1 hydrogen bond per molecule। देखिए भाई HF HF HF, अच्छा जी, पार्शियल पॉजिटिव फ्लोरीन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव फ्लोरीन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव फ्लोरीन, पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन होगी। तो एक HF का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बात वही है, हैंडशेक, हाफ हाफ। तो एक HF का मॉलिक्यूल 2 वैसे तो बज़ाहिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ऑन द एवरेज एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अच्छा जी, इसी तरीके से NH3 can form 1 hydrogen bond per molecule। ओके, अच्छा भाई, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये प्रॉपर्टीज जो है किसी भी वाटर की या ऐसा लिक्विड जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है वो इफेक्ट होती हैं, उनके ऊपर फर्क आता है। मिसाल के तौर पर वाटर की जो हाई स्पेसिफिक हीट है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6 से। भाई ऐसा क्यों है, भाई देखिए ग्रुप 6A जो है इसका जो पहला एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, फिर है सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम और फिर आखिरी में पोलोनियम विच इज रेडियो एक्टिव, जस्ट लीव इट। बाकी एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को जो है वो देखा गया और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर किया गया।
अब ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या होगा, H2O, सल्फर का H2S, सेलेनियम का H2Se, टेलुरियम का H2Te। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो प्लॉट किए गए ग्राफ पे। याद रखिएगा ऑक्सीजन दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, ये तीसरे पीरियड का एलिमेंट, और चौथे का, और ये पांचवें का। अच्छा भाई, अब टेलुरियम हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो पांचवें पीरियड का है, तो वो इधर लाई किया। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई क्योंकि टेलुरियम इन ग्रुप के अंदर इसका मास जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो इसके हाइड्राइड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। फिर उससे कम, उससे मॉलिक्यूलर मास जो है वो सेलेनियम का है, ये चौथे पीरियड का है। उससे कम सल्फर, इसका मास कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम। एक पैटर्न आ रहा था, लेकिन अचानक वाटर की बात आई तो वाटर जो है वो अपना बॉइलिंग पॉइंट एकदम से शूट कर देता है। हालांकि इसका मॉलिक्यूलर मास बाकी तमाम से क्या होना चाहिए, सबसे कम। तो ऐसा क्यों है, ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है भाई, पैटर्न तो ये चल रहा है कि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इधर होना चाहिए था, है ना, यानी कि इनसे सबसे कम होना चाहिए था। इनफैक्ट यहां से नेगेटिव में शुरू हो जाता है, इसका थोड़ा सा ऊपर होता है नेगेटिव से, और बाकियों का सबका नेगेटिव में होता है। यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस में होना चाहिए था, नेगेटिव में, लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसने बिल्कुल ही डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट शो किया और ठीक ठाक शूट करा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वाटर के अंदर क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अपने ग्रुप के रिस्पेक्टिव हाइड्राइड से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। हालांकि पैटर्न ये है कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने ये पैटर्न जो है डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरीके से आप हाइड्राइड्स अगर कंपेयर करें ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के, मिसाल के तौर पर CH4 ग्रुप 4A का हाइड्राइड, NH3 5A का, 6A का हाइड्राइड, वाटर 7A का हाइड्राइड, HF। अच्छा भाई, ये सब एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट जो थे वो बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा भी नहीं होती हाइड्रोजन के मुकाबले में। बाकी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बजाहिर ये लगता है HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। वैसे पैटर्न तो यही है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर एक अनोमली है, यहाँ पर वाटर और HF के मॉलिक्यूल, हालांकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो भाई फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, boiling point of H2O is greater than boiling point of HF। हालांकि HF जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो भाई HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों नहीं है, वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है या मेल्टिंग पॉइंट है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा तो आप कहेंगे सर इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप देखें पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर के कितने थे, 2, और हाइड्रोजन फ्लोराइड का 1, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गई, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। वजह क्या है, have high number of hydrogen bonds, to be exactly इसमें 2 होते हैं और इसमें 1 होता है। That's why boiling point of H2O HF के boiling point से ज्यादा होता है। Solubility हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो solubilize होती हैं। मिसाल के तौर पर इथेनॉल और वाटर ये सॉल्युबल क्यों है, ये सॉल्युबल है। ये सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि इथेनॉल और वाटर दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। दे कैन इंटरेक्ट थ्रू हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इथेनॉल और वाटर एक दूसरे में सॉल्युबल। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स मगर कौन से मेंबर्स, लोअर मेंबर्स, यानी जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद कम हो, अगर इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये भी क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर HF की बात की जाए, HF, HCl, HBr और HI, इनमें HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि HF जो है वो भाई देखिए एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन आसानी से दे देते हैं, और HF के दरमियान जो बॉन्ड है वो बड़ा स्ट्रांग है। फिर HF जो है ये डिफरेंट आइटम्स के दरमियान जो है हाइड्रोजन एंटेंगल हुआ, इधर से भी फ्लोरीन ने से पकड़ा हुआ है, फिर ये वाले फ्लोराइड आयन ने भी इसको एंटेंगल फंसाया हुआ है, तो ये इसका प्रोटॉन का निकलना इतना आसान नहीं है। और हमने पढ़ा है कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, तो ये प्रोटॉन जनाब कैसे देगा। तो द एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF as compared to HCl, HBr and HI is due to strong hydrogen bonding because hydrogen is entrapped between two highly electronegative atoms। ये वाले फ्लोरीन ने तो इसे पकड़ा हुआ है भाई जोर से, वो जो दूसरा मॉलिक्यूल है HF का उसने भी इसके साथ बॉन्डिंग की हुई है। तो HF के मॉलिक्यूल में क्योंकि बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है और प्रोटॉन जो देते हैं वो स्ट्रांग एसिड होते हैं, तो प्रोटॉन देना इसके लिए बड़ा दुश्वार है, दैट्स व्हाई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अमंग ऑल दी हाइड्रोजन हैलाइड्स इसकी सबसे कम होती है। हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी तकरीबन 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन होती है। तो हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से मुराद क्या है, हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से मुराद यह है कि अगर 1 ग्राम पानी हो, 1 ग्राम H2O हो, और इस वक्त लेट से अगर इसका टेम्परेचर 300 केल्विन ले लें या डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, चलें समझाने के लिए, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसका टेम्परेचर इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मुझे अगर इसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना है तो मुझे कितनी हीट चाहिए, 4.2 जूल्स, विच इज वेरी हाई। इसी तरीके से आयरन की बात करें तो आयरन का अगर 1 ग्राम हो, 1 ग्राम ऑफ आयरन, और इसका टेम्परेचर मुझे 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक ले जाना हो, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 0.6 जूल। मींस कि वाटर की हीट कैपेसिटी, हीट उसके जो टेम्परेचर में राइज आता है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, वो काफ़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद आता है। अब सोचें ज़रा, किसी समंदर के गिर्द पानी फौरन गर्म नहीं होता, उसके मुकाबले में मिट्टी जो है वो फौरन गर्म हो जाती है। वजह वो इसलिए कि मिट्टी की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत कम है, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करी और टेम्परेचर में फौरन इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पे 0.6 जूल अगर आयरन एब्जॉर्ब करेगा तो फौरन टेम्परेचर में 1 डिग्री का इजाफा हो जाएगा, अगले 0.6 में मजीद 1 डिग्री का, पानी को फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। तो आप कभी सीबीयू जाए तो या पानी में जाएं और जिस रास्ते के थ्रू जाएं जो मिट्टी होती है बीच में, तो मिट्टी पे जब आप पाँव रखते हैं तो लग पता जाता है। क्यों भाई? क्योंकि मिट्टी की हीट कैपेसिटी बहुत कम है जबकि पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा। तो ये कितना बेनिफिशियल है ना? ये तो पानी कितनी जल्दी गर्म हो जाता है ना, तो बड़े मसाइल क्रिएट होते। पानी की हीट कैपेसिटी जो इतनी ज़्यादा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से पानी की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 40.6 किलो जूल पर मोल, ठीक ठाक होती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन आसान लफ्जों में क्या है कि पानी के 1 मोल को लिक्विड स्टेट से
वेपर स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये काफी ज्यादा है। और ये किस वजह से है? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सोचिए, अगर पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन इतनी ज्यादा ना होती बल्कि कम होती तो पानी थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करता और वेपर में तब्दील हो जाता, तो हमारे समंदर दरिया सारे के सारे क्या हो जाते हैं? वेपर में तब्दील होकर सूख जाते। तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होने की वजह से एनवायरनमेंट पे कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा कि वाटर जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है और वेपर में इतनी जल्दी आसानी से कन्वर्ट नहीं होता। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी हमने पढ़ा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी लिक्विड की जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा उनकी विस्कोसिटी होगी। विस्कोसिटी क्या है भाई? ड्रैगिंग फोर्स है, गाढ़ापन। अब रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, अब रेजिस्टेंस है, लिक्विड को फ्लो करना है, बहना है, लेकिन बहने में रुकावट हो रही है। वो क्यों हो रही है भाई? पीछे से एक मॉलिक्यूल ने उसे पकड़ा हुआ है जोर से। अब अगर जोर से, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है, जितना जोर से पकड़ा हुआ होगा तो उस लिक्विड को फ्लो करने में उतनी ही दुश्वारी होगी, यानी कि वो विस्कस होता जाएगा। तो शहद ज्यादा विस्कस है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, तो एक मॉलिक्यूल उसका अगले मॉलिक्यूल को बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है, तो ड्रैगिंग हो रही होती है। रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी सरफेस टेंशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, जाहिर है किसी लिक्विड के अंदर उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। जिस लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे हम प्रोटीन्स की बात करें जिनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, खास तौर से जो आपकी हेलिक्स शीट्स होती हैं, जैसे कि आपका डीएनए है, तो उसके अंदर होता क्या है कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोनाइल और दूसरे अमाइनो एसिड का जो NH पार्ट होता है, बेसिकली इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है। आपको पता है डीएनए के अंदर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोनाइल पार्ट है वो इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि इसका कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और दूसरे अमाइनो एसिड का जो NH पार्ट है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनता है, याद रखिएगा। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, भाई होता क्या है सोप या डिटर्जेंट्स के अंदर कि इनका जो एक पार्ट होता है जिसमें से एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलेंट, वाटर हेटिंग, वाटर से नफरत करने वाला। किसी भी डिटर्जेंट या सोप के अंदर ये पार्ट्स मौजूद होते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है इसका मतलब है वाटर लविंग, विच मीन्स कि जब किसी कपड़े पर दाग लगता है मिसाल के तौर पर, तो ये जो माइसिलीज का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मिसाल के तौर पर एक कपड़ा है इसके ऊपर दाग लगा, तो ये जो माइसिलीज है इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मिसाल के तौर पे ऑयल का निशान है, ऑयल नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर पार्ट होता है, तो इसका ये जो टेल है ये इससे अटैच्ड हो जाएगी और ये इसका हेड जो होगा ये दूसरी तरफ होगा। अब जाहिर है ये पानी में होगा, तो पानी के साथ जो इसका इंटरेक्शन हो रहा होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाले पार्ट का वाटर से इंटरेक्शन होता है
इसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब वो पानी चलता है मशीन के अंदर, तो जब वो उसके साथ पार्ट घूमता है तो ये इसके साथ अटैच्ड है और ये इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये दाग इसके साथ बाहर आ जाता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का अजीबोगरीब बिहेवियर। ये बिहेवियर क्या है, बड़ा ही फायदेमंद है हमारी ज़मीन के लिए, हमारे इंसानों के लिए। वो कैसे भाई, जनरली हम ये समझते हैं कि चीज़ें, ये जनरल फिनोमिना ऑब्जर्व ये होता है कि चीज़ें ठंडा करने से सिकुड़ती हैं और गर्म करने से फैलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पानी की, तो उसका ये बिहेवियर एक हद तक तो बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न दिखाता है, लेकिन एक टाइम पर जाकर ये पैटर्न अपने नेचुरल बिहेवियर से हट जाता है और इसी को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसके मॉलिक्यूल्स करीब होंगे। 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हुआ है, कूलिंग हुई है, तो इसके मॉलिक्यूल्स को और करीब आना चाहिए। 8 डिग्री सेंटीग्रेड और करीब, 7, 6, 5 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये आता है तो इसके मॉलिक्यूल्स इस वक्त 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। अच्छा भाई, अब देखिए डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के सबसे करीब हैं, विच मींस इस वक्त जगह सबसे कम गिर रहे हैं, वॉल्यूम सबसे कम है, और वॉल्यूम सबसे कम है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा डेंसर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंस है, और डेंस चीज भारी चीज है, और भारी चीज हमेशा कहां जाती, नीचे। तो जो भारी पानी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, वो नीचे चला जाता है। अच्छा भाई, अब आगे क्या होता है, अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मॉलिक्यूल्स, अब एनोमलस बिहेवियर शुरू होगा। अब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, करीब आने के बजाय फैलना शुरू करते हैं। 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाती है। मतलब यह हुआ कि जो बर्फ बनी 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के मुकाबले में, उसने जगह घेरना ज्यादा शुरू कर दी, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। इनफैक्ट आइस जब बनती है तो तकरीबन 9% ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के मुकाबले में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई होती है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि जो आइस फॉर्म होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में एक दूसरे से जरा दूर होते हैं, तकरीबन 9% 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के मुकाबले में, तो वो जगह ज्यादा गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। इस वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है, और आइस की डेंसिटी कम है तो हल्की चीज हमेशा ऊपर तैरेगी। यही वजह है कि जो बहुत ठंडे इलाके हैं जहां पर बर्फ भी जम जाती है, वहां पर मछलियां आसानी से सरवाइव कर सकती हैं, क्योंकि जब बर्फ जमती है तो नीचे जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है। फिर प्लस ये एक समझ लें ब्लेसिंग है नेचर की, कि बर्फ जो है वो इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। इसका मतलब ये है बाहर की ठंड अंदर नहीं आ सकती, जैसे ब्लैंकेट कह सकते हैं हम कि ये नेचुरल ब्लैंकेट है फ्रॉम द नेचर। बाहर की ठंडक अंदर नहीं आ सकती, और अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाली गर्मी बाहर नहीं जा सकती। इस तरीके से जो फिशेस हैं वो सरवाइव करती हैं। इवेपोरेशन, लिक्विड का एक और फिनोमेना जो लिक्विड शो करते हैं। इवेपोरेशन क्या है भाई, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अच्छा भाई, अब इवेपोरेशन होती क्यों है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अच्छा भाई, हमें लिक्विड्स के बारे में पता है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली टू गैसेस स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अब लेट्स से हम इस लिक्विड पर फोकस कर लें। लिक्विड का ये जो मॉलिक्यूल है, अगर
इसके बारे में हम डिस्कस करें तो भाई इधर क्या है कि ओवरऑल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो। अब एनवायरनमेंट से सरफेस के सबसे पहले सरफेस के मॉलिक्यूल्स इनको एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। लेट्स से ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, इसने एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करी। अब आपको पता है कि इसके ताल्लुकात होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी बाकी लिक्विड के मॉलिक्यूल से भी। अब जैसे ही इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो होगा क्या कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसकी मोशन वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, और जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी तो ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये इस लिक्विड से जान छुड़ाकर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। और यही वजह है, इसीलिए हम कहते हैं कि एवापोरेशन तमाम टेम्परेचर्स पर होती है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है, किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। जब मॉलिक्यूल अपनी एनवायरनमेंट से एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होना शुरू होती है। वो जैसी ब्रेक होती है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने, स्पेशली सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने एनवायरनमेंट से क्या करी, एनर्जी एब्जॉर्ब की। जब एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो याद रखिएगा कि जो एवेपोरेशन है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, अब एवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। भाई एक प्याला पानी लें और उसको छत पर रख दें, और वही प्याला जो है उसको ऐसे फेंक दें छत के ऊपर ही, तो कौन सा जो है लिक्विड जल्दी एवेपोरेट होगा, जो छत पर फेंका है पानी या जो प्याले के अंदर मौजूद है? ऑब्वियसली जो आपने छत पर फेंका है उसके अंदर जल्दी एवेपोरेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, और उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, एवेपोरेशन बढ़ जाएगी। सिमिलरली टेम्परेचर बढ़ाने से भी एवेपोरेशन बढ़ जाती है। भाई सर्दियों के अंदर भी एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा था। अक्सर घरों के अंदर जब सफाई वगैरह करते हैं गीले कपड़े से, तो सर्दियों के अंदर भी वो जो गीले कपड़े से जब साफ करते हैं तो वो सूखता है, और गर्मियों में भी सूखता है। लेकिन आपने नोट किया होगा गर्मियों के अंदर जो सूखने का अमल है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो इसका भी रिलेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, भाई ऐसे लिक्विड्स जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो भाई अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी ताकि वो बॉन्ड टूटे और फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उस लिक्विड का उतना ही कम होगा। मिसाल के तौर पर कंपैरेटिवली टू पेट्रोल और वाटर। पेट्रोल आपने वैसे भी नोट किया होगा, उसके वेपर्स फौरन निकल आते हैं, इसीलिए उसकी जो बू है फौरन महसूस होती है। अगर कहीं पेट्रोल वगैरह गिर रहा हो गाड़ी में से तो फौरन महसूस करते हैं कि भाई पेट्रोल गिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके वेपर्स फौरन निकल जाते हैं। भाई क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे को होल्ड अच्छे से नहीं किया हुआ। इन सिंपल वर्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं उनका रेट ऑफ एवेपोरेशन, वेपर में कन्वर्ट होने का जो रेट है वो क्या होता है, स्लो होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इधर लिख लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ही कम होगा। वेपर प्रेशर, भाई वेपर प्रेशर क्या है इसको भी एक हम डायग्राम से समझ लेते हैं। भाई लेट्स से ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और जब ये एक ओपन कंटेनर होगा, दिस इज ए
ओपन कंटेनर इसमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा होगा। इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के ये एवापोरेट हो रहे होंगे मुझसे, ऐसा ही है। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर हम इस कंटेनर को क्या कर दें, बंद कर दें, तो इधर दो प्रोसेसेस हो रहे होंगे, एवापोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन। इसको अगर मैं जरा और बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करूं भाई, ये हमारे पास लिक्विड मौजूद है और हमारे पास ये कंटेनर क्लोज्ड। तो इस वक्त दो फिनोमेना हो रहे होंगे भाई, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल रहे होंगे, यानी कि कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, इधर प्रोसेस हो रहा होगा एवेपोरेशन, और शुरू में एवेपोरेशन का प्रोसेस ही होगा, पहले एवेपोरेट होंगे, फिर क्या होगा, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इसके टॉप से टकराएंगे, कंडेंसेट होंगे, और कंडेंसेट होके लिक्विड दोबारा वापस आ जाएगा, जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो ऐसे समझ लें, जो हॉट पॉट होती है इसमें जब अम्मी गरम गरम रोटी डालती हैं, और अगर उसको नॉर्मली ये नहीं कहा जाता कि भाई फौरन ही उसे ढांप दिया जाए, थोड़ी देर रखा जाता है, उसकी वजह यही है, लेकिन अगर ढांप दिया जाए तो अगर आप रोटी का जब वो हॉट पॉट का ढक्कन हटाएंगे तो आपको दो किस्म के फेजेस नजर आएंगे, उसमें से भाप भी निकलेगी और ढक्कन के नीचे से पानी भी टपक रहा होगा। तो उधर क्लोज जब कर दिया आपने तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, एवापोरेशन भी और कंडेंसेशन भी, वेपर्स भी मिलेंगे और आपको लिक्विड भी मिलेगा। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। अब होता क्या है, इधर एक इक्विलिब्रियम कायम होता है, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स जो है इधर एवापोरेट हो रहे थे, ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंसेट होके वापस लिक्विड में आ रहे हैं। लेट्स से इसमें एनवायरनमेंट में ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं लिक्विड के, अब इधर से वेपर्स निकल रहे हैं, लेट्स से इधर से 10 वेपर्स निकल रहे हैं और वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड से निकल रहे हैं और वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, एट द सेम टाइम 10 वेपर वापस कंडेंसेट होकर लिक्विड में शामिल हो रहे हैं। तो रेट ऑफ एवापोरेशन बेसिकली इधर रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर हो चुका है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो ये जो इधर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद है वेपर्स के, इनकी कंसंट्रेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यही पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, इधर बढ़ नहीं रहे होंगे मॉलिक्यूल्स की तादाद, बढ़ेगी नहीं ना ही कम होगी, क्योंकि जिस रेट से मॉलिक्यूल्स इधर शामिल होने जा रहे हैं उसी रेट से मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में एंटर हो रहे हैं। तो रेट ऑफ एवापोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा तो इधर जो वेपर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। याद रहे, ये जो इक्विलिब्रियम कायम होगा ये भी कैसा होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है जी। अब जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया, अब इस एनवायरनमेंट में जितने भी वेपर्स होंगे दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और प्रेशर डेवलप कर रहे होंगे एट इक्विलिब्रियम। जितने भी वेपर्स इधर एनवायरनमेंट में होंगे दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और प्रेशर डेवलप कर रहे होंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। नाउ डेफिनेशन देखें, the pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with liquid at a given temperature, this is called as vapor pressure। ठीक है जी। अब इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम होता है, लिक्विड वेपर से और वेपर लिक्विड में कौन से प्रोसेस के जरिए, लिक्विड से वेपर एवापोरेशन और वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पर ये भी डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, बहुत सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर बनने का प्रोसेस जो होगा वो ज्यादा वेपर्स होंगे, और जब इक्विलिब्रियम कायम होगा तो ज्यादा वेपर्स होंगे और वो ज्यादा टकराएंगे और प्रेशर भी ज्यादा डेवलप करेंगे। तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है वेपर प्रेशर से।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, अगर लिक्विड ने एक दूसरे मॉलिक्यूल को जोर से पकड़ा हुआ है तो अब उसके वेपर बनने के चांसेस क्या हो गए, कम होंगे, उस लिक्विड के वेपर्स कम होंगे और उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने बड़ा जोर से पकड़ा हुआ है, इतनी आसानी से नहीं अभी कहां जा रहे भाई वापस आओ, ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है। तो क्या ख्याल है, पेट्रोल और वाटर में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये ज्यादा होगा, क्योंकि पेट्रोल के वेपर्स, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपैरेटिवली टू वाटर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पेट्रोल में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इधर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से इसके कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में वेपर्स कम होंगे, और वेपर कम होंगे तो प्रेशर भी कम होगा, तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किन चीजों पर नहीं करता। वेपर प्रेशर does not depends on the volume of liquid। वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो कितना है। इसी तरीके से वेपर प्रेशर does not depends upon surface area of liquid। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, भाई क्यों सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड? इसलिए कि अगर सरफेस एरिया आप सोच रहे हैं बड़ा ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, तो बिल्कुल सही है, लेकिन एट द सेम टाइम कंडेंसेशन का प्रोसेस भी तो रेट बढ़ जाएगा ना उसी हिसाब से, तो जो वेपर जितने अक्यूमुलेट हो रहे होंगे उसी हिसाब से वापस कंडेंसेट होकर लिक्विड में जा रहे होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर पर, कितना सरफेस एरिया है लिक्विड का इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि रेट ऑफ एवापोरेशन सर बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा तो कंडेंसेशन भी उसी हिसाब से होगी ना भाई, एक ज्यादा बड़ी सरफेस होगी, तो इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। एंड द फाइनल थिंग इज वेपर प्रेशर हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैनोमीटर। एमसीक्यूज में अगर पूछा जा सकता है तो ये आपको याद होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट, भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाता है किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। मतलब लेट्स से भी हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर लिक्विड मौजूद है वाटर। अच्छा जी, लेट्स से इस वक्त टेम्परेचर है तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट्स से मान लेते हैं। इस टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स के वेपर्स, ठीक है, इसके कुछ ना कुछ वेपर्स होंगे, कम होंगे, टेम्परेचर कम है तो वेपर्स भी कम होंगे। अच्छा, अब ये जो वेपर्स होंगे इसका जाहिर है इनका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा, लेट्स से इनका जो वेपर प्रेशर होगा, समझने के लिए सिर्फ कर रहे हैं कि 0.1 atm। अच्छा, जिस एनवायरनमेंट में हम ये काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट का यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है? 180। अब जैसे ही इसको हम हीट करना स्टार्ट करें,
इसको हम हीट करते हैं, टेम्परेचर राइज हो 32, 33, 34, टेम्परेचर राइज होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड टूटेंगे, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू। तो इधर वेपर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए। वेपर की तादाद बढ़ना शुरू होगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर 0.1 atm, 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, 0.8 टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 0.9 टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। 1 एटमॉस्फेयर, जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर पर ये प्रेशर पहुंचेगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा बाहर के एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर की। तो होता क्या है, इधर इस लिक्विड में से बबल्स, आपने नोट भी किया होगा जब बॉइलिंग होती है तो एक बबल्स की चेन स्टार्ट हो जाती है। इन बबल्स में वेपर्स होते हैं जिनका प्रेशर बेसिकली वेपर प्रेशर उसी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जो वेपर्स होते हैं इस बबल के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, एक प्रेशर डेवलप होते हैं और उनका प्रेशर इसके बराबर होता है, तो वो बेसिकली बाहर जाके फट रहे होते हैं। जाहिर है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ज्यादा से मूव करेंगे। अब जैसे ही बाहर जाते हैं वो बाहर जाकर बर्स्ट हो जाते हैं। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और वो हमने कैसे अचीव किया, टेम्परेचर को बढ़ाकर। टेम्परेचर बढ़ाते रहे, वेपर प्रेशर बढ़ता रहा। एक वक्त ऐसा आया वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ एक चेन स्टार्ट हो गई बबल्स की। ये बेसिकली बबल्स के अंदर वेपर्स होते हैं जो एक प्रेशर डेवलप कर रहे होते हैं इस बबल के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही, क्योंकि इस प्रेशर पर वो पहुंच चुके हैं और वो बाहर आकर फिर बर्स्ट होना शुरू हो जाता है। ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये किस टेम्परेचर पर अचीव हुआ, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। लेट से ये टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम इसको कहेंगे इस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया है। तो ये जो टेम्परेचर है इस लिक्विड का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब जाहिर है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो उसके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, जाहिर है टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर अचीव होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे लिक्विड का ज्यादा होगा। इसी तरीके से वेपर प्रेशर, अब इधर जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा है, अब जरा ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर उनका ज्यादा होता है जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है। जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वही तो वेपर ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को जोर से नहीं पकड़ा हुआ, तो उनके वेपर जल्दी निकलेंगे। पेट्रोल, ठीक है, आपका स्पिरिट, तो इसके वैसे ही वेपर्स बन रहे होते हैं, इसीलिए तो हम, क्योंकि उनकी एक बू होती है तो वो हम सेंस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऑलरेडी वेपर रूम टेम्परेचर पर ही बनना शुरू हो गए, हमने अभी हीट भी नहीं किया इतना और उसके वेपर वैसे ही बनना शुरू हो गए। तो क्यों हुआ? क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। तो ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और ऑलरेडी वेपर प्रेशर उनका ज्यादा है। जरा समझिएगा, एक लिक्विड ऐसा है, एक लिक्विड ऐसा है इसके पहले ही तकरीबन 0.5, समझाने के लिए कह रहा हूं, 0 एटमॉस्फेयर, इसका इस टेम्परेचर पर ही 0 इतने वेपर्स डेवलप हो गए हैं कि वो कितना प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, 0.5। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ
अंडरस्टैंडिंग हम ये सपोज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो इस रूम टेम्परेचर पर ही जो है अच्छे खासे वेपर्स बना रहा है 0.5 एटमॉस्फेयर। अब मैं इसे हीट करूंगा कहां तक ले जाने के लिए, 1 एटमॉस्फेयर के लिए, तो अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? थोड़ा सा हीट करूंगा इसके वेपर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 एटमॉस्फेयर। जैसे ही होगा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा लिक्विड जिसके वेपर्स बहुत कम है, 0.1 एटमॉस्फेयर है रूम टेम्परेचर पर, और मुझे इसे कहां तक लेके जाना है 1 एटमॉस्फेयर तक, तो मुझे इसे हीट करना पड़ेगा 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, पहले ही पहुंचा हुआ है 0.5 पे, यहां से स्टार्ट है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इधर मुझे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट का, इसका कंपेरेटिवली कम होगा। तो ऐसे लिक्विड्स जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और वेपर प्रेशर किनका ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर उनका ज्यादा होगा जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। ठीक है, और एक और फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है और वो है एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ज्यादा है। लेट्स से अगर भाई ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम के बजाय 1.2 एटीएम होता, आपको लिक्विड के वेपर प्रेशर को कहां तक लेके जाना होता? 1.2, तो मुझे हीट ज्यादा देनी पड़ती ताकि वो इक्वल हो जाए 1.2 एटमॉस्फेयर तक की, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और यही होता है प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, बेसिकली चीजें जल्दी पक जाती हैं। भाई क्यों पक जाती हैं? बेसिकली यूज कहाँ होता है? ऐसी जगहों पर होता है जहां पर खाना पकने में देर होती है। कहां पर होता है भाई? जो ऊपर के इलाके हैं, मिसाल के तौर पर आपके हुंजा हो गया, ठीक है, सवात हो गया, और इससे भी ऊपर वाले इलाके, तो उधर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लेट से 0.8 एटमॉस्फेयर है, तो अब उस लिक्विड को कहां तक अचीव करना है? 0.8 तक। तो 1 के मुकाबले में 0.8 जल्दी अचीव होगा, 1 एटमॉस्फेयर, उससे पहले 0.8 आएगा, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो फिर वो क्या यूज करते हैं? वो प्रेशर कुकर यूज करते हैं, क्योंकि 0.8 एटमॉस्फेयर पर जो पानी बॉयल होगा, लेट से पानी जो बॉयल होगा ऊपर के एरियाज में, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि उसे जो है कहां तक जाना है, लेट से 0.8 एटीएम तक जाना है। तो अब उसको हीट कम देनी पड़ेगी, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो आ जाएगा वो 0.8 एटमॉस्फेयर पर जब जैसे ही बराबर होगा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब उसका जो एनर्जी होगी वो कम होगी, यानी कि उसमें अगर कुछ गोश्त को गलाना है, दाल को गलाना है, उसमें इतनी एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है। और ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सब, क्योंकि मिसाल के तौर पर कराची के अंदर अगर हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कंपेरेटिवली जो इलाके हैं ऊपर के, उसके मुकाबले में कराची में जो पानी बॉयल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इधर खाना जल्दी पकेगा। क्यों जल्दी पकेगा? क्योंकि जो पानी बॉयल हुआ है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर वाला कैरी ज्यादा एनर्जी, तो वो दाल को, गोश्त को जल्दी गला देगा। ऐसा ही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और मैं प्रेशर कुकर की बात कर रहा था, तो प्रेशर कुकर के अंदर होता क्या है, बेसिकली वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी हम डालते हैं उसके अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक ठाक बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसके अंदर चीजें आसानी से जल्दी से गल जाती हैं। ये ग्राफ है, अगर आप इसको देखें, ये इथाइल ईथर के लिए, सबसे पहले तो इसमें ये नोट कीजिएगा, ये जो लाइन है ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जनरली, ठीक है जी, ये किलो पास्कल के अंदर है। अच्छा जी, इन सिंपल वर्ड्स में ऐसे कहूं, ये तकरीबन 180 m है। अच्छा जी, ये इथाइल ईथर है, ये इथाइल अल्कोहल है, वाटर है और इथाइलिन ग्लाइकोल, 4 लिक्विड्स का
जो है वो ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये कर्व्स हैं। अगर आप नोट करें जो इथाइल ईथर है, इसका जो प्लॉट है, जो लाइन है, वो स्टार्ट हो रही है ऊपर से, यानी कि इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है, जीरो से नहीं है, बिल्कुल जीरो ऐसा नहीं है, जीरो प्रेशर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीरो प्रेशर इसका नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसके कुछ ना कुछ वेपर्स हैं और वो वेपर प्रेशर डेवलप किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इथाइल ईथर में फोर्सेस इतनी स्ट्रांग, ये बात साबित हो रही है कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रेशर जीरो नहीं है, विच मींस ये जो लिक्विड है इसके कुछ ना कुछ वेपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बने हुए हैं जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है। ये बात साबित कर रही है इसके वेपर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है। बाकी लिक्विड्स कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो तकरीबन जीरो से ही स्टार्ट हो रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली जीरो, लेकिन तकरीबन जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ता गया। आप कंपेयर कर सकते हैं, इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा था तो इसने इस पॉइंट को जल्दी अचीव कर लिया, इसीलिए इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इससे जरा ज्यादा होती हैं लेकिन वाटर से जरा कम होती हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनफैक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें हाइड्रोजन इथाइलिन ग्लाइकोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरा ज्यादा होती है, वाटर में उससे कम और इथाइल अल्कोहल में उससे कम। इस हिसाब से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। बहरहाल ये साबित कर रही है बात, ये ग्राफ के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रोल प्ले कर रही होती हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीक है तो उस लिक्विड का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, इसके बारे में हमने बात की है। एट सी लेवल वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 180 एम, जैसे हम कराची की बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एट हायर एल्टीट्यूड्स लाइक गोरख हिल वेयर प्रेशर इज यूजुअली लो, प्रेशर आप ऊपर के एरियाज की तरफ जाएंगे, अपर एरियाज की तरफ, वहां पर प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है भाई? गैसेस का जो अक्यूमुलेशन है वो नीचे की तरफ ज्यादा होती है। इसको कुछ ऐसे समझें, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है तो गैस के पार्टिकल्स ज्यादा कहाँ होंगे भाई? नीचे की तरफ पुल ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ गैसेस जरा ज्यादा होंगी, ऊपर की तरफ कम होंगी, ऊपर की तरफ कम होंगी तो प्रेशर गैसेस का ऊपर की तरफ कम होगा। एट हायर एल्टीट्यूड्स लाइक गोरख हिल वेयर प्रेशर इज यूजुअली लो, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। जाहिर कम प्रेशर होगा तो उस प्रेशर तक आने के लिए कम टेम्परेचर पर काम बन जाएगा, पानी बॉयल हो जाएगा। वैक्यूम डिस्टिलेशन, अच्छा वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है भाई? ऐसे लिक्विड्स कैन बी मेड टू बॉयल एट लो टेम्परेचर। कुछ लिक्विड्स को हम लो टेम्परेचर पर क्या कर देते हैं? बॉयल करते हैं। मकसद होता है उसका, बताते हैं आगे। Where they can be distilled easily, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना है। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन बेसिकली हमारे पास दो लिक्विड्स है, बेसिकली ये सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है? ये क्या है? सेपरेशन टेक्निक है। हमारे पास दो लिक्विड का मिक्सचर है, बहुत सिंपल सा बता रहा हूं, दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक। हमारे पास लिक्विड्स का मिक्सचर है और उन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन, सिर्फ डिस्टिलेशन की बात कर रहा हूं। डिस्टिलेशन के जरिए, जो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के अंदर, तो क्या होता है, वो लिक्विड्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन बाज दफा क्या होता है, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें उनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिलेट किया जाए, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बाज दफा ऐसे लिक्विड डीकंपोज भी हो जाते हैं। मतलब वो नहीं रहते, किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मकसद ही फौत हो जाएगा। मुझे जो लिक्विड चाहिए था वो तो मिला नहीं, वो इस टेम्परेचर पर जाकर डीकंपोज हो गया। जैसे कि हमें ग्लिसरीन की बात करें, ग्लिसरीन को अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉल, जो ग्लिसरीन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इस पॉइंट पर ग्लिसरीन डीकंपोज भी हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ग्लिसरीन ग्लिसरीन नहीं रहता। तो मकसद ही फौत हो गया डिस्टिलेशन का कि भाई जो चीज मुझे चाहिए थी वो तो मिली नहीं, कुछ और मिल गया। तो अब हम क्या करें? अब हमें डिस्टिलेशन के जरिए अलग करना है, वो तो बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसमें हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम कर देंगे। ठीक है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे करेंगे? वेयर दे कैन बी डिस्टिल्ड इजीली, जाहिर प्रेशर को कम करेंगे।
प्रेशर को अगर हम कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन बेसिकली करती क्या है, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देती है। कैसे कम कर देती है, क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरीके से वो डिस्टिल्ड हो जाते हैं। तो जैसे ये है, इसकी एप्लीकेशन है, ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर कम कर देता है। Because when glycerine boils at 760 torr, 1 atmospheric pressure, its boiling point is 290 degrees centigrade. And at this temperature, it decomposed. लो जी, बेकार ही हो गया सारा काम अलग करने का, सेपरेशन करने का। ग्लिसरीन ग्लिसरीन ही ना। When pressure is reduced to 50 torr, 760 torr से कहां तक ले आए, 50 torr तक, it boils at 210 degree centigrade. अब जाहिर है इसका डीकम्पोज, ये बॉइलिंग पॉइंट तो था 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर पर, ये बॉइलिंग पॉइंट तो था, लेकिन ये डीकम्पोजिशन पॉइंट भी था। तो हमने इससे जान छुड़ाने के लिए उसको बॉइल कर लिया 210 पे, और डीकम्पोजिशन पॉइंट तो वही है, कौन सा, 290 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये डीकम्पोज भी नहीं होगा और बॉइल भी हो जाएगा और सेपरेट भी हो जाएगा। तो ये टेक्निक जो कहलाती है, ये कहलाती है वैक्यूम डिस्टिलेशन। जी, एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज। अब कोई भी सॉलिड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो कौन कौन से फेजेस से गुजरता है, ये ग्राफ उसको बता रहा है। इधर से हम चंद डेफिनेशन और चंद प्रोसेसेस की कन्वर्जन के क्या नाम होते हैं ये हम सीखेंगे, ये पूछे जा सकते हैं भाई। तो भाई इसको समझते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से। लेट्स से भाई हमारे पास एक कंटेनर है, एक ट्राइपॉड स्टैंड है, और इधर हमने लगाया हुआ है एक बर्नर। इसके अंदर हम रखते हैं आइस क्यूब। आइस क्यूब्स हमने डाले, डीप फ्रीजर से निकाल के लाए और इसके अंदर आइस क्यूब्स डाले। हमारे पास एक डिजिटल थर्मामीटर भी है, वो हमने इधर रख दिया कि हमें वैल्यू बताए। लेट्स से भाई हम डीप फ्रीजर से बर्फ लेकर आए, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अब हमने इसे क्या करना शुरू किया, हमने इसे हीट करना शुरू। अब जब हम इसे हीट करेंगे तो थर्मामीटर हमें बताएगा कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू, -10, -9, -8, -65, -4, -3, -2, -1, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। सॉलिड आइस थी, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा इसका टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब जो आइस मेल्ट होना शुरू होगी, अब टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं होगा, थर्मामीटर मजीद टेम्परेचर में इजाफा नहीं दिखा रहा होगा, जबकि बर्नर तो ऑन है। अब ये हैरत की बात है भाई, ये जो हीट है ये कहाँ गायब हो रही है। तो ये जो हीट है बेसिकली, जो इधर टेम्परेचर में इजाफा नहीं हो रहा, इधर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो पॉइंट है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये तकरीबन अगर हम लें आइस के लिए तो ये क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है जी। ये जो पॉइंट होगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इस पॉइंट पर ये मेल्ट होना शुरू होगा, मगर टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं हो रहा, हालांकि हीट मुसलसल दी जा रही है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अब ये हीट कहाँ जा रही है, ये एनर्जी कहाँ जा रही है, बेसिकली ये जो एनर्जी है ये यूज हो रही होती है, ये जो इधर से बर्नर से एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है, ये यूज हो रही होती है इस लिक्विड के सॉलिड के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। सॉलिड के बॉन्ड्स जब तक सारे के सारे नहीं टूट जाएंगे, वो एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज हो रही है जो आपस में सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान। तो जब तक जो आपका सॉलिड है वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, सारे बॉन्ड्स टूट नहीं जाते, टेम्परेचर में इजाफा नहीं हो। अब जैसे ही सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, पूरी बर्फ जो है लिक्विड में तब्दील हो जाएगी, एक बार फिर इसके अंदर टेम्परेचर में इजाफा होना शुरू हो जाएगा।
जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होगा, एक वक्त ऐसा आएगा ये पानी बॉयल होगा और वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपराइजेशन होगा। अच्छा, जब ये लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा, वंस अगेन टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं शो करेगा। बर्नर ऑन है, थर्मामीटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर शो नहीं कर रहा। ये जो पॉइंट है जहां पर टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं आ रहा, ये बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई हीट तो ऑन है, तो ये सारी हीट जा कहां रही है, थर्मामीटर इसको शो क्यों नहीं कर रहा। वही वाली बात, ये जो हीट है ये यूज हो रही है लिक्विड के बॉन्ड्स को तोड़ने में, ताकि लिक्विड के बॉन्ड्स किसमें, लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये याद रखिएगा, मैंने जो ये बात कही थी कि ये जो गायबाना हीट है जो नजर नहीं आ रही थर्मामीटर में, भाई जा कहां रही है, कांस्टेंट क्यों हो गया टेम्परेचर, तो वो गायबाना हीट को हम कहते हैं बेसिकली हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। और इसी तरीके से वो गायबाना हीट जो थर्मामीटर शो नहीं कर रहा, भाई कहां जा रही है, जो लिक्विड के बॉन्ड को वेपर में कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब वो बॉयल हुआ, तो इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। तो ये ग्राफ से हमें चंद प्रोसेसेस समझ में आए। सबसे पहली चीज, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसको हम कहते हैं, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। जैसे अच्छा जी, और इसी का जो रिवर्स प्रोसेस होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। इसी तरीके से लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो, तो इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो, इसको कहते हैं वेपराइजेशन, इस अमल को, इस प्रोसेस को। और अगर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसी तरीके से अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को, इस अमल को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, तो इस अमल को हम कहते हैं डिपोजिशन। विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इस अमल को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। इधर एक चीज और आपने याद रखनी है, और वो ये है कि हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप देखें, आइस के लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू 6.01 किलो जूल पर मोल है, और हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है फॉर लिक्विड दैट इज 40.65 किलो जूल पर मोल। आप ये नोट करेंगे कि हीट ऑफ फ्यूजन जो है, हीट ऑफ फ्यूजन इज स्मॉलर देन हीट ऑफ वेपराइजेशन। हालांकि इधर सॉलिड के बॉन्ड्स को तोड़ा गया है, सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और इधर जो है लिक्विड के बॉन्ड्स को तोड़ा गया है।
तो समझ में तो ये बात आती है कि हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होनी चाहिए हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप इसकी बात सुनिएगा। इसकी वजह यह है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिड के बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं टूटते, वो रोल ओवर कर जाते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स और चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड में अभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती है। लेकिन जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो हम कंप्लीटली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको हम टोटली तोड़ते हैं ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स व्हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू हीट ऑफ फ्यूजन। अब इधर ये चंद डेफिनेशंस हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन मैंने आपको क्या बताई थी भाई, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके सॉलिड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन किस पॉइंट पर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो हीट जो चाहिए हो टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, बेसिकली वो बॉन्ड टूट रहे होंगे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट हीट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वो हीट है दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड। अब लिक्विड के बॉन्ड्स टूटेंगे, कौन से पॉइंट पर हो रहा था, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कंप्लीटली इनटू इट्स वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दैट वो जो गायबाना हीट थी ना, कहां जा रही है, वो गायबाना हीट लिक्विड के बॉन्ड्स को वेपर में कन्वर्ट में करने में तब्दील हो रही है, और ये कब हो रहा था, जब बॉइलिंग हो रही थी। ठीक है, तो वो हीट कहलाती है हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से भी आप जानते हो। इसी तरीके से मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, amount of heat required to convert 1 mole of a solid directly converted into vapor without going through a liquid state। liquid state में जाए बगैर solid के bond तोड़ते हैं और वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, gaseous state के अंदर। that is called as molar heat of sublimation। अच्छा जी, CHCl3 exist in liquid state due to, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरोफॉर्म है, बेसिकली इसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है। तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल अगर हो, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाएंगी भाई, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हैं आपकी डाइपोल फोर्सेस। तो इसकी वजह लिक्विड स्टेट में आने की वो ये है कि ये पोलर है और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। इन NH3 के अंदर जो डोमिनेंट वैंडरवाल्स फोर्स है भाई, डोमिनेंट वैंडरवाल फोर्स आपकी डाइपोल फोर्स भी हो सकती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो भाई वो कौन सी फोर्स है, among the following डोमिनेंट कौन सी है, तो भाई NH3 के अंदर जो डोमिनेंट है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज लाइक, बॉन्डिंग जो है वो प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट करती है, सॉल्युबिलिटी, चीज ज्यादा सॉल्युबल होगी या नहीं होगी। बॉन्ड अगर स्ट्रांग है और वाटर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको तोड़ दे बॉन्ड को, तो फिर तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड के बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग है और वाटर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उसके बॉन्ड को तोड़ दे और अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व कर ले, तो फिर वो सॉल्युबलाइज नहीं होगा। तो बिल्कुल नेचर ऑफ बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। रिएक्शन काइनेटिक्स, स्टेबल है बॉन्डिंग, अगर स्ट्रांग है, स्टेबल है, जाहिर है जैसे हमने डिस्कस की थी केमिकल काइनेटिक्स में, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। जाहिर है स्टेबिलिटी की एक वजह हो सकती है बॉन्डिंग अच्छी है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो उसमें से वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल बॉन्डिंग पे जो है वो डिपेंड कर रहे थे। आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग किस किस्म की है उस हिसाब से जो है आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होता है। तो ये तमाम ही फैक्टर्स जो हैं ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, क्योंकि the molecules of liquid are in constant motion by sliding over each other, मुसलसल मोशन में है by sliding over each other। ठीक है, the intermolecular forces of liquids are weaker than gases,
नहीं जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड की ज्यादा होती हैं, गैसेस की कम होती हैं, तो ये पॉइंट तो गलत है। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी लेस देन सॉलिड्स। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड से कम होती है। नहीं जी, सॉलिड की अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ वही एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, तो ये पॉइंट भी गलत है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नहीं जी, सारी स्टेटमेंट गलत नहीं है, 2 स्टेटमेंट गलत है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। Strong dipole-dipole forces among the liquid molecules are responsible for। स्ट्रॉन्ग अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो लिक्विड्स के दरमियान तो जाहिर है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी। बिल्कुल करेक्ट है ये वाली बात। वेरी लो हीट ऑफ वेपराइजेशन, भाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो लो हीट ऑफ वेपराइजेशन। लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा ऐसे लिक्विड का अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं? ये बात भी गलत, ये भी गलत, ऑल आर करेक्ट, तो ये दो तो रॉन्ग ही है। Which one of the following arrangement usually represent the correct order of increasing interactions? मैंने आपको बताया था भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंडन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड से कम जो स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, वो डाइपोल डाइपोल है। और उससे भी कम होती है लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो इधर देख लीजिए ऑर्डर, इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, बढ़ता हुआ बोला है भाई, ये बात ख्याल रखिएगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का मतलब सबसे ज्यादा वाली आखिरी में होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को आखिरी में होना चाहिए, उससे पहले डाइपोल होना चाहिए और उससे पहले लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ये रहा, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया गलत, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले आ गया भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तीसरा लंडन फोर्सेस ओके, फिर डाइपोल डाइपोल और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा उन्होंने किस ऑर्डर में मांगा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिलहाल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे कम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, उससे ज्यादा बढ़कर आपकी डाइपोल डाइपोल, उससे बढ़कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Which of the following has the strongest intermolecular forces of attraction? भाई ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, CH4, और हमने कहा था भाई कि इनके दरमियान लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जाएंगी, और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं डिस्पर्जन फोर्सेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल इस पर डिपेंड करती हैं, जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा डिस्पर्जन आसान हो जाएगी। तो हमें पता है कि आयोडीन का साइज इनमें सबसे ज्यादा है, आपको वैसे भी पता है, अमंग हैलोजेंस फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो आयोडीन का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और ये वजह है कि इसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। Forces of attraction which may be present between all kind of atoms and molecules are। तो भाई तमाम किस्म के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जनरली उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। Vapor pressure of water is 4.579 torr at 0 degree centigrade and 9.209 torr at 10 degree centigrade। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना प्रेशर है वेपर का, और 9.209 टॉर है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सोच रहे होंगे न्यूमेरिकल आ गया, नहीं जी, चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो इंक्रीज इन वेपर प्रेशर फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4.630 टॉर। 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में वेपर प्रेशर में कितना इजाफा हो गया? इतना इजाफा हो गया, ये वाला 4.630 टॉर। व्हाट विल बी द चेंज इन वेपर प्रेशर फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड? तो वेपर प्रेशर में क्या इजाफा होगा अगर 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया? तो आप सोच रहे होंगे कि अभी भी 10 डिग्री का इजाफा है, इतना ही इजाफा आप बढ़ाते जाएं, न्यूमेरिकल नहीं है ये, इधर लॉजिक है। भाई याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? 90 से 100 के दरमियान का जो 10 का डिफरेंस है इस वजह से प्रेशर सेम होने। भाई 90 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, 100 का उससे ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है।
तो अब जो चेंज होगा वेपर प्रेशर का वो इतना ही नहीं होगा, वो पहले से और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर उससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 4.630 torr. Which of the following has highest vapor pressure? Highest vapor pressure उसमें होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक होंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो हमें सवाल दिया गया वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढना है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक ठाक होगी। मर्क्यूरी एक मेटल है, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आइसोपेंटीन एक हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो इसके अंदर वैंडरवाल्स आपकी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जाएंगी और ये इनमें से सबसे वीक होती है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इधर मैंने बहुत सारे टिक लगा दिए हैं तो बाकी टिक्स हटा देता हूं। करेक्ट ऑप्शन इज आइसोपेंटीन। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वुड बी हाईएस्ट एट मरी, माउंट एवरेस्ट, गवादर, सियाचिन। ये भी अपर एरियाज हैं। अपर एरियाज में आप जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट समझ लें अर्थ के सबसे टॉप मोस्ट जगह है, तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी कम होगा। इनफैक्ट जो माउंटेनियर्स होते हैं वो साथ में स्पेशली इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं ताकि वो उधर थोड़ा बहुत कुछ पी सकें गर्म करके। ठीक है, तो सियाचिन ये भी ऊंचे इलाकों में आता है। गवादर, ठीक है जी। विच वन इज फॉल्स फॉर एवेपोरेशन? Which one is false for evaporation? Evaporation के बारे में इसमें से क्या बात गलत है? सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एवेपोरेट होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं जी, हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो लिक्विड का मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड तोड़ता है और एवेपोरेट कर जाता है, ये बात गलत है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कॉजेस कूलिंग, कूलिंग होती है, इसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब होगी, मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर एवेपोरेट कर जाएगा। तो जाहिर हीट एब्जॉर्ब करके जाएगा तो वो हीट लेके जाएगा, विच मीन्स कूलिंग प्रोसेस है। ये वाली बात जो है गलत है, एक्सोथर्मिक नहीं है बल्कि एंडोथर्मिक होता है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 760 टॉर होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है जी। The conversion of vapors back into their liquid state is called, वेपर का लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होना इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल से हैं, फैक्ट्स के तौर पर है। वेपर प्रेशर इज अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा भाई, सरफेस एरिया का भी कोई इंपैक्ट नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का भी इंपैक्ट नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी कोई इंपैक्ट नहीं होता वेपर प्रेशर पर। इंपैक्ट किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। ओके, इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर लेकर जाना हो, द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी, तो वो 760 टॉर से ऊपर होना चाहिए, बिटवीन 760 टॉर टू 1200 टॉर, 765 टॉर, बिटवीन 200 टू 760 टॉर। नहीं जी, एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर नहीं जी, ऐसा नहीं होता एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर। 765 टॉर तकरीबन 760 टॉर, ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहेगा। हमें कहाँ लेना है? 110, तो उसका जो प्रेशर है वो 760 से 1200 टॉर के दरमियान होना चाहिए, तभी एक्सटर्नल प्रेशर अगर इतना होगा तो ही बॉइलिंग पॉइंट 110 तक शायद हम अचीव कर सकें। इफ वी प्रोवाइड वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट टू अ लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल, अगर हम बहुत ज्यादा हीट दे दें किसी लिक्विड को तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, कम हो जाएगा, देयर विल बी नो बॉइलिंग। भाई कुछ भी नहीं होगा, तो आपने ज्यादा हीट दे दी, चूल्हा तेज खोल दो, ज्यादा हीट दे दी तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? नहीं जी, उतना ही रहता है, थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, जल्दी बॉयल हो जाता है।
लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वो ही रहेगा। At 1 atmospheric pressure, a liquid 1 has the boiling point less than a liquid 2. एक लिक्विड है 1, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है देन a liquid 2. लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट कम है लिक्विड 2 से, बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई अब व्हाट कैन वी प्रिडिक्ट अबाउट बोथ द लिक्विड्स, हम क्या बातें कर सकते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड 1 हैज हाई वेपर प्रेशर। भाई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम इसलिए होगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उन्हीं का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये बात सही लग रही है, लिक्विड 1 हैज हाई वेपर प्रेशर देन द लिक्विड 2, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लिक्विड 1 हैज द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। भाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, और वेपर प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट उसी हिसाब से ज्यादा होगा। अच्छा जी, ये बात भी सही नजर आ रही है। लिक्विड 1 हैज द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन लिक्विड 2। जाहिर लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए कम है क्योंकि इसकी फोर्सेस जो है इंटरमोलिकुलर वो वीक होंगी। लिक्विड 1 इज मोर वॉलेटाइल देन लिक्विड 2। भाई इसके वेपर पहले से ही बन रहे हैं, वो वेपर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो वॉलेटाइल है और ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात भी सही है, लिक्विड 1 इज मोर वॉलेटाइल देन लिक्विड 2, ऑल ऑफ द अबव। तो हम सारी बातें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें प्रेडिक्टेबल हैं, बिल्कुल सही है। A pressure cooker reduces cooking time because, मैंने ये बताया था, large flame is used, नहीं जी। Heat is uniformly distributed, ये बात भी नहीं है। Boiling point of water rises, प्रेशर बढ़ जाता है प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है और उसमें फिर चीजें जल्दी गल जाती हैं, हमने डिस्कस किया। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज, नहीं जी। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, वैल्यू याद कर लीजिएगा भाई, 40.6 किलो जूल पर मोल। और इससे भी अहम बात कि हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है इसकी वैल्यू हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा होती है। रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन एवेपोरेशन, रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड नहीं करता सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर। भाई रेट ऑफ एवेपोरेशन बिल्कुल डिपेंड करता है, ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इस पर भी डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगी। जोर से पकड़ा हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं जी, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्सटर्नल प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। टेम्परेचर का बिल्कुल इम्पैक्ट है, सर्दी में भी जो है वो एवेपोरेशन होती है, गर्मी में भी, लेकिन गर्मी में एवेपोरेशन का प्रोसेस जरा बढ़ जाता है, सर्दी में कम होता है, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम्स लेस देन अ कोवेलेंट बॉन्ड। 20 टाइम्स मोर नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग तो नहीं है भाई। कोई भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो जो आपकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स है उससे स्ट्रांग नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड से वीक ही होगी। तो ये बात तो गलत है। 20 टाइम लेस देन आयोनिक बॉन्ड, नहीं भाई, आयोनिक बॉन्ड से नहीं, क्योंकि जाहिर है ये कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान पाई जाती है, तो आयोनिक बॉन्डिंग से इसका कोई वास्ता ही नहीं बनता। 20 टाइम्स मोर देन एन आयोनिक बॉन्ड वाली नहीं है। तो ये एक फैक्ट है, इसे फैक्ट के तौर पर याद कर लीजिएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये 20 गुना जो है वो कमजोर होती है देन कोवेलेंट बॉन्ड, या कोवेलेंट बॉन्डिंग 20 गुना स्ट्रांग होती है देन हाइड्रोजन बॉन्ड। When ammonia is dissolved in water, number of hydrogen bonds formed by ammonia are, तो हमने ये डिस्कस किया था, इसके पास एक लोन पेयर होता है तो ये इंटरैक्ट एक ही हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन एटम से करेगा, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अमोनिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन डाइथाइल ईथर बेंजीन इथेनॉल, इसमें तो पाई नहीं जाती, बेंजीन में भी नहीं पाई जाती, इथेनॉल इथेनॉल में पाई जाती है, वाटर में भी पाई जाती है, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेना ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन वाटर। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज, भाई अमंग द
ऑल दीज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो HF के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन और एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी के दरमियान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाउएवर फिर आपका वही सवाल हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि वाटर और HF में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के। वाटर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है इस वजह से। When two ice cubes are pressed over each other, जब दो आइस क्यूब्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, मतलब जोर से दबाया जाए, तो वो जुड़ जाते हैं। They unite to form one cube, एक क्यूब हो जाता है, वो एक हो जाते हैं, यकजान हो जाते हैं। This is due to, क्योंकि उनके जाहिर कुछ फोर्सेस डेवलप होती होंगी। अब आइस में कौन, वाटर है, वाटर में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे आइस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वही दूसरे जुड़ते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। Which of the following can form hydrogen bonding among its molecules more prominently? भाई अल्कोहल, ठीक है जी, इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, शराइत जो है आपकी, एक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व्ड इन solubility, biological molecules, cleansing, action of detergents, ये तीनों हमने डिस्कस किए थे। तीनों के ऊपर जो है इम्पैक्ट है। all of these. Water has maximum density at, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर हमने पढ़ी थी भाई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि इस टेम्परेचर पर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो है वाटर के ऊपर तैरती है क्योंकि इट्स स्ट्रक्चर इज डायमंड लाइक, इट इज लेस डेंस देन वाटर। बिल्कुल यही जवाब है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। आइस ऑक्यूपाइज, ये भी फैक्ट है, ये हमने डिस्कस किया था कि आइस जो है वो ज्यादा जगह घेर रही होती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वाले जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर है उसके मुकाबले में कितना परसेंट ज्यादा जगह घेर रही होती है, तकरीबन 9%। जी, थैंक यू।